नमस्कार। क्या चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है? या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो हो रहा है वो महज एक शक्ति प्रदर्शन है? पिछले 2 हफ्तों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इन सवालों को और भी गंभीर बना दिया है। आज हम इन्हीं घटनाओं की गहराई में जाएंगे और स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ सैन्य दिखावा है या किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। और आज की यह चर्चा आपके लिए प्रोवेव एआई द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसे स्टाइलो न्यूज, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। आगे बढ़ने से पहले स्टाइलो न्यूज के बारे में जानना जरूरी है। यह एक बहुत ही उन्नत एप्लीकेशन है। जी, असल में ये स्टाइलो इंटेलऑप्स नाम के एक बड़े सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। हाँ, जिसे सरकार, सेना और बड़े व्यवसायों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये सैकड़ों स्रोतों से मिली जानकारी का पल भर में विश्लेषण कर सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब आज के स्रोतों और घटनाओं के विश्लेषण में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने सबका ध्यान खींचा है। दिसंबर 2025 के आखिर और जनवरी 2026 की शुरुआत में। जी, चीन की सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए कहते हैं, उन्होंने ताइवान के चारों ओर एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इसका कोड नेम था जस्टिस मिशन 2025। ये किस तरह का अभ्यास था? देखिए, ये कोई मामूली अभ्यास नहीं था। अच्छा। इसमें पहली बार ताइवान के इतने करीब असली गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिसे लाइव फायर ड्रिल कहते हैं। तो ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधी चेतावनी थी। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड ने अपनी थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। चीन का कहना तो ये था कि वो बस अपनी सेना की अलग-अलग टुकड़ियों के बीच तालमेल को परख रहे हैं। हाँ, पर असली संदेश साफ था। ताइवान आजादी के बारे में न सोचे और कोई बाहरी देश इसमें दखल ना दे। बिल्कुल। सूत्रों से पता चलता है कि ये अभ्यास ताइवान की समुद्री सीमा के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, खासकर दक्षिणी हिंगचुन प्रायद्वीप के पास, है ना? जी हाँ। और इस अभ्यास का समय भी बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? ये ठीक उस वक्त हुआ जब चीन का नया और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान पुराने पोत लियोनिंग के साथ किंगदाओ नेवल बेस पर एक साथ देखा गया। फुजियान? जी, ये तो चीन की नौसैनिक ताकत में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बहुत बड़ा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम है जो ज्यादा भारी लड़ाकू विमानों को जल्दी लॉन्च कर सकता है। ये तो वही तकनीक है जो अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। सही कहा। तो ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि अपनी नई ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। और सुनने में आया है कि चीन की योजनाएं और भी बड़ी हैं। हाँ, रिपोर्टों के अनुसार चीन 2035 तक अपने बेड़े में 9 विमानवाहक पोत शामिल करने की योजना बना रहा है। 9? जी, 9। अगर ऐसा होता है तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा। तो ये अभ्यास उसी बड़ी महत्वाकांक्षा का एक छोटा सा हिस्सा था, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। जाहिर है, जब आपके दरवाजे पर इतनी बड़ी सैन्य हलचल हो तो आप चुप नहीं बैठ सकते। जी। ताइवान ने इसका जवाब कैसे दिया? क्या सिर्फ बयानबाजी हुई? नहीं, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। ताइवान ने इन कार्रवाइयों को तर्कहीन उकसावा तो कहा, लेकिन जमीनी स्तर पर भी कदम उठाए होंगे। जी हाँ, और बहुत तेजी से कदम उठाए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। अच्छा। खासतौर पर उन्होंने अपनी नौसेना को तैनात किया और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़े निवेश का ऐलान किया। तटीय सुरक्षा पर खास जोर क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जमीन और पानी से एक साथ होने वाले हमले का है, जिसे एम्फीबियस असॉल्ट कहते हैं। मतलब समुद्री तटों से सेना के उतरने का खतरा। बिल्कुल। ताइवान अब उन्हीं समुद्री तटों की सुरक्षा बढ़ा रहा है जहां से दुश्मन की सेना आसानी से उतर सकती है। सैन्य भाषा में इन्हें कंपोजिट रेड बीचेस कहा जाता है। तो ताइवान इन कमजोर जगहों को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर। इस पूरे मामले में अमेरिका का रुख क्या रहा, क्योंकि वहां से मिले जुले संकेत आते दिख रहे हैं। यहाँ स्थिति थोड़ी जटिल है, ये आपने सही कहा। कैसे? एक तरफ अमेरिका ने ताइवान को $11.1 बिलियन के एक बड़े हथियार पैकेज की बिक्री को मंजूरी दी। 11.1 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। जी। और अपना यूएसएस लिंकन विमानवाहक पोत भी फिलीपीन सागर से दक्षिण चीन सागर के करीब भेज दिया, जहां यूएसएस वॉशिंगटन पहले से मौजूद था। तो ये एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश थी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की राजनीति के एक बड़े चेहरे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया काफी संयमित थी। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने इसे लंबे समय से चल रही चीनी नौसैनिक गतिविधियों का हिस्सा बताया।
तो एक तरफ अमेरिका ताइवान को हथियार बेच रहा है और दूसरी तरफ एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती इसे सामान्य गतिविधि बता रही है। क्या इससे अमेरिका की नीति में किसी तरह के मतभेद का संकेत मिलता है? बिल्कुल, और यही चीज ताइवान और जापान जैसे सहयोगियों को चिंतित करती है। उन्हें एक स्पष्ट और भरोसेमंद अमेरिकी नीति चाहिए। जी, जब संदेशों में इस तरह का विरोधाभास होता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो ये चीन को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। ये अनिश्चितता पैदा करता है। और चीन इसी अनिश्चितता का फायदा उठा सकता है। ये तो हुई बड़ी शक्तियों की बात, लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा असर तो ताइवान के पड़ोसियों पर पड़ता है। सही कहा। जापान और फिलीपींस की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? उनकी प्रतिक्रिया बहुत स्पष्ट और कड़ी थी। अच्छा। जापान ने इन अभ्यासों की निंदा की और उन्हें तनाव बढ़ाने वाला बताया। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि जापान ने सैन्य हस्तक्षेप पर भी विचार करने की बात कही है। जी हाँ, उन्होंने संकेत दिया कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो वो सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर सकता है। ये जापान के पारंपरिक शांतिवादी रुख से एक बड़ा बदलाव है। और फिलीपींस, वो तो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का सामना पहले से ही कर रहा है। फिलीपींस ने भी गहरी चिंता जताई और चीन की हरकतों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। लेकिन क्या सिर्फ बयान दिए गए? नहीं, बयानों से आगे बढ़कर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जापान और फिलीपींस ने जनवरी 2026 में एक लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है। लॉजिस्टिक्स सहायता समझौता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के ठिकानों और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगी। तो ये चीन के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने जैसा है। एक तरह से हाँ। जनता के स्तर पर क्या माहौल है? क्या फिलीपींस के लोग भी अपनी सरकार की तरह ही सोचते हैं? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। दिसंबर 2025 में हुए एक सर्वे से पता चलता है कि फिलीपींस के लोग दक्षिण चीन सागर के मामले में किस पर भरोसा करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? सर्वे के मुताबिक 82% लोगों ने अमेरिका पर भरोसा जताया, 64% ने जापान पर, और चीन पर? चीन पर सिर्फ 11% लोगों ने भरोसा किया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर चीन को लेकर कितना अविश्वास है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये अचानक नहीं हो रही, इनके पीछे एक लंबी रणनीति है। जी। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट भी चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर काफी कुछ कहती है। सही कहा। वो रिपोर्ट इन घटनाओं को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखती है। उसका सबसे चौंकाने वाला दावा क्या है? रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि चीन का लक्ष्य 2027 तक ऐसी सैन्य क्षमता हासिल करना है जिससे वो ताइवान पर किसी भी संघर्ष में निर्णायक जीत हासिल कर सकें। 2027, ये समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। लेकिन क्या ये सिर्फ ताइवान तक सीमित है या चीन के इरादे और भी बड़े हैं? रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मुख्य हितों की परिभाषा अब बदल रही है। मतलब? पहले इसमें सिर्फ ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग आते थे। अब इस सूची में भारत का अरुणाचल प्रदेश और लगभग पूरा दक्षिण चीन सागर भी शामिल हो गया है। और परमाणु हथियारों के बारे में भी कुछ था उसमें? जी, रिपोर्ट चीन के परमाणु हथियारों के जखीरे के विस्तार पर भी चिंता जताती है, जिसके 2030 तक 1000 से ज्यादा होने का अनुमान है। जाहिर है चीन इन बातों से सहमत नहीं होगा। उसका आधिकारिक पक्ष क्या है? चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पक्षपाती बताकर खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनकी सैन्य मुद्रा पूरी तरह से रक्षात्मक है और उनका सैन्य आधुनिकीकरण अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी है। जी, और उन्होंने ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर अपने दावों को दोहराया और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। इस खींचतान के बीच एक और गठबंधन है जो लगातार सक्रिय हो रहा है, क्वाड। हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का समूह। उनकी तरफ से क्या संकेत है? क्वाड ने भी अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। हाल ही में बीजिंग में एक बैठक के दौरान क्वाड के राजदूतों ने अपने समूह को अच्छाई के लिए एक शक्ति बताया, जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, ये चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ एक सीधा कूटनीतिक संदेश है। ये दिखाता है कि क्षेत्र के बड़े लोकतांत्रिक देश एक नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो एक तरफ इंसानों का बनाया हुआ ये तनाव चरम पर है, सैन्य जहाज और लड़ाकू विमान एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। जी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये क्षेत्र एक और बड़े खतरे के साए में जीता है, और वो है कुदरत का कहर। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। ठीक, इसी तनाव के बीच 27 दिसंबर को ताइवान में 7.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। 7.0। हाँ,
ये 1996 के बाद से राजधानी ताइपे में महसूस किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। और इसके कुछ ही समय बाद फिलीपीन सागर में 6.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया। ये सोचना भी अजीब है कि एक तरफ दुनिया के देश व्यापार और तकनीक में सहयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ समुद्र में युद्ध की ऐसी तैयारी चल रही है। और इन सब के ऊपर प्राकृतिक आपदा का खतरा। ये इस क्षेत्र की दोहरी कमजोरी को उजागर करता है। बिल्कुल, यहाँ भू राजनैतिक तनाव और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा एक साथ मौजूद है। कल्पना कीजिए कि अगर किसी बड़े सैन्य संघर्ष के दौरान कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो मानवीय सहायता पहुंचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति को और भी ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित बना देता है। तो इन तमाम घटनाओं, प्रतिक्रियाओं और रिपोर्टों को देखते हुए आगे क्या होने की उम्मीद की जा सकती है? श्रोताओं को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? कुछ चीजें हैं जो हमें लगातार देखनी होंगी। पहला, पीएलए द्वारा इस तरह के बड़े पैमाने पर अभ्यास जारी रहेंगे। चीन अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता रहेगा। जी। दूसरा, अमेरिका की तरफ से ताइवान को सैन्य सहायता मिलती रहेगी, लेकिन साथ ही राजनीतिक बयानों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। और क्षेत्रीय स्तर पर? क्षेत्रीय स्तर पर जापान और फिलीपींस जैसे गठबंधन और मजबूत होंगे। हमें और भी देशों के बीच ऐसे सुरक्षा समझौते देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है चीन की 2027 की सैन्य आधुनिकीकरण की समय सीमा। बिल्कुल, आने वाले कुछ साल ये तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि ये क्षेत्र सहयोग की ओर बढ़ता है या संघर्ष की ओर। ये तो तय है कि हिंद प्रशांत आने वाले लंबे समय तक वैश्विक ध्यान का केंद्र बना रहेगा। तो आज का विश्लेषण हिंद प्रशांत क्षेत्र की एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलती तस्वीर दिखाता है। हाँ, यहाँ सैन्य प्रदर्शन, कूटनीतिक दांव-पेंच और प्राकृतिक घटनाएं सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही अप्रत्याशित भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। इस तरह की जटिल जानकारी को समझना और उसमें से काम की बात निकालना एक चुनौती हो सकता है। यहीं पर स्टाइलो न्यूज़ मदद करता है। जी, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उससे मिली जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत खुफिया शैली की ब्रीफिंग बनाने की सुविधा देता है। यह आपको जानकारी के सागर में से उन महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानने में मदद करता है जो भविष्य की घटनाओं का इशारा देते हैं। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। यदि आपके पास भविष्य की चर्चाओं के लिए कोई विषय है तो कृपया हमें बताएं। और नवीनतम विश्लेषणों से अपडेट रहने के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार तक सूचित रहें।